नमस्कार दोस्तों, रोहित है। मैं आपसे एक दो तीन सबमिशन करना चाहता हूं, उसके बाद स्टार्ट करना चाहता हूं। अगर आप हाल में जो जेपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें जो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, वो जो वन लाइनर मैगजीन होता है, जो भी प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, एडुटेरिया है, स्पीडी है, तो आप देखोगे कि वन लाइनर के थ्रू अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यही ट्रेंड 69th बीपीएससी में भी देखा गया। तो ये चीज़ अब मान लेने की ज़रूरत है कि जो स्टेट पीसीएस है वो अपना गियर चेंज कर चुका है। जो वन लाइनर वाला है वो दरोगा एसएससी के लिए वैलिड है, अब स्टेट पीसीएस में नहीं चलेगा। हम लोग अपना मैगजीन लेकर आ रहे हैं, 70 से 80% हम लोगों का काम हो चुका है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपके पास मैगजीन रहेगा, वो लास्ट 8 महीना का मैगजीन रहेगा। उसमें चीज़ों को बहुत हॉलिस्टिकली हम लोगों ने कवर किया है विद द चेंज इन द पैटर्न ऑफ द बीपीएससी। और हम लोग आश्वस्त आपको करते हैं कि इस बार वी विल नॉट गो रॉन्ग। और सारा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा उसको हॉलिस्टिकली कवर करने के लिए, पर वन लाइनर नहीं रहेगा, डिटेल एनालिसिस टाइप का रहेगा ताकि सब चीज़ कवर हो जाए। क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि जेपीएससी में क्या पैटर्न है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो वही पैटर्न स्टेट अब सारे रेप्लिकेट कर रहे हैं। दूसरी बात, मैगजीन अकेले सफिशिएंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हो, स्टार्ट क्लबिंग दैट इंफॉर्मेशन विद द न्यूज़पेपर डेली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू द न्यूज़पेपर, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो चुका है। डेली अखबार करना है। कितना देर अखबार करना है? 40 से 45 मिनट इज मोर देन इनफ। कोई एक अखबार करना है, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, या अगर हिंदी में हो तो जनसत्ता या राष्ट्रीय दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण करना है, दोनों नहीं करना है। सॉरी। अब अखबार देखो, कोई काम का नहीं है, 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 अपने सिलेबस के हिसाब से। यहां पर देखो, सिलेबस का अपना कुछ पार्ट पढ़ रहा है क्या? हाँ, इलेक्शन कमीशन से जम के बीपीएससी पूछता है। ये कैसे पता चल रहा है आपको? आप जाकर GS2 का BCW का किताब खरीद लेना, वहां पर आप देखना इलेक्शन कमीशन के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हम लोगों ने जॉट डाउन करके दिया है, जो बीपीएससी, AO, STDPO में पूछा गया है। तो ये टॉपिक भैया हमको पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो वे आउट। तो इसको पहले खत्म करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। देखो, ये आप न्यूज़ को पढ़ेंगे, बाकी हम उसको डिस्कस कर देते हैं। देखो, हुआ है क्या कि अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया पर्सनल ग्राउंड पे। और अभी 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका इजाज़त दीजिए, कम से कम इतना करिए कि देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो मुझे दुख होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आज के डेट में 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी संख्या कौन डिसाइड करता है? इनकी संख्या प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। द्रौपदी मुर्मू जी डिसाइड करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी क्या हैं? ट्राइबल हैं। किस ट्राइब की हैं? संथाल ट्राइब की हैं। जो संथाल ट्राइब है वह देश में उसकी संख्या कितने नंबर पे है? तो देश में 3rd लार्जेस्ट ट्राइब है। झारखंड का 1st ट्राइब है, सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है संथाल का। ठीक है। शिबू सोरेन है ना, शिबू सोरेन है। देखो, संथाल जो ट्राइब होता है उसमें धड़ होता है, जैसे सोरेन धड़ है। सोरेन धड़ का मतलब होता है कि ये वो ट्राइब है जो सिपाही है, जो लड़ाई लड़ेगा। द्रौपदी मुर्मू धड़ है, जो मुर्मू धड़ वो है जो संथाल समाज में पंडित के रोल में रहता है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख लेना। कौन डिसाइड करता है संख्या? राष्ट्रपति महोदय डिसाइड करेंगे। कौन संविधान का आर्टिकल डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 324 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका चुनाव कराता है? तो भैया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव कराता है, विधायकों का चुनाव करता है, राज्य का इलेक्शन कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कराता है। किसका चुनाव नहीं कराता है? पंचायत का मुखिया जी का चुनाव नहीं कराता है, वार्ड परिषद और नगर निगम का चुनाव नहीं कराता है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर 2, ये सब लिखते चलो यार, अगर नहीं लिख रहे हो, अगर खरखा बन रहे हो तो तुम्हारा लॉस है ना। 2 मिनट लगेगा टाइप कर लेने के लिए। नहीं बोल रहे कि लाइक करो, कोई ग्रुप में जाके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नहीं करो, पर अपने लिए करो। लिखोगे तो दिमाग में चीज़ें बैठेंगी। अभी एक कमिटी बना है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। वो कमीशन को कौन हिट कर रहा है? वन नेशन
क्वेश्चन नंबर 2, वन इलेक्शन. It is being headed by Prime Minister, नीति आयोग वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट सेक्रेटरी, अ फॉर्मर प्रेसिडेंट. है ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते चलेंगे ना तो अच्छा रहेगा. ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 2 को. देखो, अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई तो आप मुझे इसका बताओ कि अगर मानते हैं कि कोई मामला आया तो टोटल 3 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के. अगर मामला ऐसी स्थिति आ गई कि पहला उसको देखो, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं जो सीईसी रहेंगे, आप उनको कैसे हटा सकते हैं? He can be only removed in the same manner as the impeachment of the Supreme Court judge. मैं क्या फोकस करना चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन का तो टेन्योर फिक्स्ड है, इंपीचमेंट कैसे होगा फिक्स है, पर ये जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश बाबू और सुखबीर सिंह संधू, अगर इनको हटाना है तो इनको इंपीच करने की जरूरत है? नहीं, इनको इंपीच करने की जरूरत नहीं है. और ये इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा फ्लॉ है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब मेंस में पढ़ोगे तो 2 बहुत बड़ा फ्लॉ है. पहला बात कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसका जो खर्च होता है किस पर चार्ज होता है, या यूपीएससी का जो खर्च होता है किस पर चार्ज होता है? इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बट जो इलेक्शन कमीशन का खर्च होता है इट इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. जब चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है तो उसको संसद से पास नहीं कराना होता है, पर जब वोटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया होता है तो उसको पार्लियामेंट से पास कराना चाहता है और पार्लियामेंट उसके खर्च को चेंज कर सकता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी मतलब स्क्वीज्ड इंडिपेंडेंस. समझ रहे हो ना, इंडिपेंडेंस तो है पर बहुत स्क्वीज्ड इंडिपेंडेंस है, क्योंकि पार्लियामेंट आपके खर्च को कम कर सकता है, सीएजी के खर्च को नहीं कम कर सकता, यूपीएससी के खर्च को नहीं कम कर सकता है. तो इस चीज को ध्यान रखना. तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ही कैन बी ओनली रिमूव्ड इन द सेम वे एज द इंपीचमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज. कैसे करते हैं? कल ही हमने आपको वीडियो में बता रखा है कि 50% होना चाहिए प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए. कल का वीडियो जाकर देख लो, उसमें इंपीचमेंट ऑफ द जज बताए हुए हैं. ये जो दो जज हैं he can be removed by the president with the recommendations of the chief election commissioner. इनको impeach करने की जरूरत नहीं है. चित्कार मार के बोल रहे हैं, ऑप्शन दे देगा और गलती कर दोगे. दूसरा, जो खर्चा होता है इट इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट, इट इज नॉट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. चित्कार मार के बोल रहे हैं, यही 2 जगह है जहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से फंसाया जा सकता है. तीसरा कोई जगह ही नहीं, बाकी तो एकदम लुल्लू पुचू क्वेश्चन है, चवन्नी भर का क्वेश्चन बनता है इसमें. इसको ध्यान रखना. टेन्योर क्या होता है? 6 साल या 65 साल, जो पहले हो जाए तो ये टेन्योर होता है. अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखो, उसका चुनाव कैसे होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. तो अभी एक अनूप बर्नवाल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चला. पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर देता था. एग्जीक्यूटिव का कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड कर देते थे. पर सुप्रीम कोर्ट अनूप बर्नवाल केस में बोलता है कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति है, that falls in the basic structure of the constitution. क्यों? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी किसकी है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है. तो अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अगर आप उनको बहुत ही इंडिपेंडेंट मैनर में नहीं चूज करेंगे तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा पाएगा. जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा पाएगा तो इट इज अ काइंड ऑफ एन असॉल्ट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ बेसिक, इट फॉल्स इन द डोमेन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसको एक कमेटी नियुक्त करेगी. उस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे. एक उसके मेंबर कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके मेंबर होंगे. और एक क्या होगा? लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होगा या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द हाउस होगा, जो कि अभी अधीर रंजन चौधरी हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, बरहमपुर के सांसद हैं. तो क्या हुआ कि अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो कमिटी है जो सेलेक्ट करेगी सीईसी को और ईसी को, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बाय एन एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है. एंड वी आर नॉट डिलीविंग और इंक्रोचिंग इन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो देश का जो एग्जीक्यूटिव है वो कानून लेकर आता है, कहता है कि भाई एक पहले स्क्रूटनी कमिटी बनाएंगे, वो हमको कैंडिडेट सेलेक्ट करके देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए.
वो जो स्क्रूटनी कमेटी होगा, वो स्क्रूटनी कमेटी को कौन हिट करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी हिट करेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। देखो, अगर नहीं करोगे तो हम एक वीडियो नहीं बनाएंगे, एकदम कान खोल के सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन वाला। और क्वेश्चन नंबर 3, देश का अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो एक कमिटी बनेगी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर, वो कम से कम 5 से 6 नाम हमको देगी कि भाई ये साहब सब लोग जो हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर लायक है, इलेक्शन कमिश्नर लायक हैं। और वहां से कौन चूज करेगा? अ कमिटी विच इज बिंग हेडेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्लस एक कोई यूनियन मिनिस्टर रहेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा, जो कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने होम मिनिस्टर अमित शाह जी को रखा है। कोई भी यूनियन मिनिस्टर रह सकता है, राजनाथ बाबू रह सकते हैं, नितिन गडकरी रह सकते हैं। और एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा रहेंगे या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी रहेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है, इनको रख दिया गया है। पर आप बताओ, क्या यह सही व्यवस्था है? विल इट इंश्योर द प्रोबिटी इन द सिलेक्शन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर? नहीं। कैसे भाई? एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक होम मिनिस्टर हैं या यूनियन मिनिस्टर हैं, तो जो प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही तो ये काम करेंगे। तो हमेशा फिर इसको तुम शामिल किए ही काहे के लिए हो भाई? सिंपल सी बात है। तो लोग कह रहा है कि ये तो बस आपने आईवास कर दिया। आईवास इसलिए कर दिया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो चाहेंगे अपना वोट किए एक्स कैंडिडेट को। प्राइम मिनिस्टर का ही आदमी है होम मिनिस्टर या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी एक्स आदमी को ही वोट करेगा। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है भले वाई आदमी को वोट किए, पर यहाँ पे क्या हो गया? 2-1 से जो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे वो हो गया। तो इनको भोंकने से और रहने से क्या फायदा है? इसीलिए लोग कह रहा है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को ट्रूली इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना चाहते हैं, उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए आप उसको एकदम ताकत देना चाहते हैं, इफ यू वांट टू प्रोवाइड द टीथ, तो आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी को डालिए। एक पॉलिटिकल बॉडी है प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, मानते हैं ये आदमी एक्स को चाहता है, ये आदमी वाई को चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यूट्रल है, ये मेरिट पर या तो एक्स के लिए वोट कर देगा या वाई के लिए वोट कर देगा, तो काबिल आदमी का चुनाव हो जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब है कि एक डिमांड उठ रही है कि आप ये जो कानून बना है इसको आप अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करिए, इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करिए, बिकॉज इट इज टिल्टेड इन द फेवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के फेवर में टिल्टेड है और यहां से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सदस्य चुने जाएंगे इलेक्शन कमीशन से, वो एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस है यहां पर एकदम फ्री सिलेक्शन प्रोसेस, एकदम फेयर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा एक क्वेश्चन नहीं बनता है। चलो, कोई काम का नहीं है, छोड़ के जाना। कोई काम का नहीं है, छोड़ के जाओ। कोई काम का नहीं है, ठीक है। पप्पू यादव शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। इनका कौन सा पार्टी था जी? जाप पार्टी था। जब कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार पढ़ाएंगे और जब रीजनल पार्टीज इन बिहार आपको दक्ष में पढ़ाएंगे तो आपको ये सब पढ़ाएंगे। मोदी जी, मजा आएगा यही सब न्यूज़ पढ़ने में कि पीलीभीत से मोदी इसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। महुआ देखो बेचारी बर्बाद ही हो गई, कितना काबिल औरत। ठीक है, फालतू समय एकदम नहीं देना है कचरा चीज में। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बेगूसराय का बात हो रहा है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब कोई काम का नहीं है, आज हमारा सिलेबस से नहीं है, यूपीएससी का नहीं, हम लोग का जो सिलेबस में पूछता है एक भी काम का नहीं है। एमएसपी वाला काम का है, तो इसको बहुत डिटेल वीडियो आपके रेजोनेंस में भी बैच में बना दिए हैं और दक्ष में बना दिए। हमको लगता है 1 घंटा का वीडियो है विथ नोट्स, तो उसको जाकर देख लो। ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर, क्योंकि मेंस का दक्ष का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको अगर जो नए लोग हैं पढ़ लेना, जो भी रेजोनेंस और दक्ष में है, जाकर वीडियो अपलोडेड है, जाकर उसको देख लेना। कोई काम का नहीं सब, फालतू समय मत देना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो स्टार्टअप इकोसिस्टम, और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो स्टार्टअप है, भारत जो है पूरे विश्व में 3rd स्टार्टअप हब बन गया है। तुमको हम कुछ फैक्ट दे रहे हैं जिसके थ्रू तुम मेंस में बहुत धुआं मचा दोगे। जो अभी रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे आया है वो कह रहा है कि अक्टूबर 2023 तक देश में कितने रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं? 1.4 लाख। कहीं भी स्टार्टअप आएगा इस फैक्ट को चिपका देना। ये जो स्टार्टअप है कितने लोगों को रोजगार देता है? 12 लाख लोगों को रोजगार देता है। बस धुआं हो गया। मेंस में कोई भी टॉपिक आएगा, पहला कि इंडिया हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब,
अक्टूबर 2023 तक रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। 1.4 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं और 12 लोगों को रोजगार दिया है। कोई भी क्वेश्चन स्टार्टअप का आएगा मीन्स में इतना काफ़ी है, इतना इन्फॉर्मेशन पे आपका एग्जामिनर को लगेगा कि लड़का को बड़ा ज्ञानी है। कहाँ थे तुम प्रभु, बाकी सब कुछ नहीं है यार, बाकी सब फालतू चीज़ है। अब आ जाओ इसमें बेगूसराय वाला में, है ना, हमारे इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ को पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना उसको तुम, है ना। अब देखो, आपको पता है कि अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया 2023। पूरे विश्व में सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन रहा? अपना बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 4 हमको जवाब दोगे, प्लीज जवाब दो कि कांवर लेक कहां है? वेयर इज कांवर लेक लोकेटेड? और जो खरखा लोग हैं जवाब नहीं दोगे, ठीक है, भुगतोगे भाई। कांवर लेक और कवरतार लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी बेगूसराय, ऑप्शन ई नन कर लो, या पहले वाला सिस्टम कर देते हैं, थोड़ा सा मोर देन 1 कर लो, है ना। इसको जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो, पूरे देश में, पूरे विश्व में बेगूसराय जो है, जो बिहार का जिला है, वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल कौन है? मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल अपना मोहब्बत दिल्ली है। दिल्ली का कुछ अलग ही मजा है यार, स्वर्ग है, दिल्ली है। कैपिटल में दिल्ली है, शहर में बेगूसराय है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि आखिर में बेगूसराय इतना पॉल्यूटेड है भी कि फेक है। पहली बात, अगर आपसे एग्जाम में दे दे कि क्रिटिकली एनालाइज, तो क्रिटिकली एनालाइज में इसके कुछ फेवर में भी पॉइंट होना चाहिए और कुछ पॉइंट इसके हमारे पास अगेंस्ट में भी होना चाहिए कि अगेंस्ट में हो। तो पहले अगेंस्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। पहला अगेंस्ट वाला पॉइंट हम लोग ये देखते हैं कि भाई बेगूसराय इतना इंडस्ट्रियलाइज सिटी तो है नहीं कि विश्व का सबसे पॉल्यूटेड सिटी हो जाएगा। हाँ, बरौनी रिफाइनरी है, हाँ, हिंदुस्तान उर्वरक रिफाइनरी लिमिटेड है, हाँ, ये जो प्लांट चलते हैं ये कैप्टिव पावर प्लांट्स होते हैं। तो कैप्टिव पावर प्लांट में क्या होता है कि कोल डस्ट बहुत इस्तेमाल होता है, तो कोल डस्ट से ठीक है पोल्यूशन होता है, मान लिया। पर भाई इतना भी इंडस्ट्रियलाइज सिटी नहीं है कि इतना पोल्यूशन हो कि पूरा विश्व का सबसे पोल्यूटेड सिटी हो जाए, पहला बात। दूसरा बात मेंस में लिखना कि भाई यहां पर ये इतना अर्बनाइज सिटी नहीं है कि यहां पे वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो 2 फैक्ट को याद रखना। तीसरा नेगेटिव पॉइंट पे इसमें ये याद रखना कि हम तुम्हारे रिपोर्ट को कैसे मान लें। तुम जो रिपोर्ट दे रहे हो, कौन दे रहा है? IQ एयर ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, और ये IQ एयर ऑर्गेनाइजेशन है वह एयर प्यूरिफायर बेचता है, वह मास्क बेचता है, और उसका बिजनेस $125 का है फेस मास्क का। तो भाई तुम जान से ये सब शहर को पोल्यूटेड दिखा रहे हो, तुम डेटा को एग्जैजरेट करके दिखा रहे हो। क्यों एग्जैजरेट करके दिखा रहे हो? क्योंकि तुमको एयर प्यूरिफायर बेचना है, तुम्हारा ही कंपनी है, तुमको फेस मास्क बेचना है, लोगों में एक फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई ये शहर इतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, कि इतना यहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं है, इतना अर्बनाइज नहीं है कि वेहिकुलर पोल्यूशन होगा। तो ये हमारे नेगेटिव में कुछ फॉर्डर होने चाहिए। तो 2 फॉर्डर याद रखना कि जो ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है वही जो है उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो एयर प्यूरिफायर बेचता है, मास्क बेचता है, तो चीज़ों को एग्जैजरेट करके बता रहा है। जो वो डेटा ले रहा है, पहली बात तो जो डेटा ले रहा है वो कुछ NGO से ले रहा है, वो जो डेटा ले रहा है कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले रहा है। भाई अगर तुम पूरा डेटा सरकारी संस्थान से लेते तब तो उसकी क्रेडिबिलिटी है। हम बोल दे कि भारत का 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप हब है, अरे भाई वो आंकड़ा तुम किसका लिए हो? अभी तुमको हम बताया कि स्टार्टअप में भारत 3rd लार्जेस्ट है, 12 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। तो हम बोल रहे हैं ना कि भाई इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है, तो भारत सरकार का आंकड़ा है। जो तुम डेटा ले रहे हो, कोई प्राइवेट NGO का ले लेते हो, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का डेटा ले लेते हो और बोलते हो कि बेगूसराय सबसे है। तो जो तुम डेटा कवर कर रहे हो वो डेटा रिलायबल नहीं है, पहली बात ये। तो नेगेटिव में याद रखना, ये पूछ रहा है लगातार बिहार, वो डेटा रिलायबल नहीं है। दूसरा, क्यों? उसका कारण ये है। दूसरा, ग्राउंड रियलिटी से इतर है, क्योंकि बेगूसराय उतना इंडस्ट्रियलाइज जगह नहीं है। तीसरा, इतना वेहिकुलर पोल्यूशन नहीं है वहां पर। 3 पॉइंट अगेंस्ट में याद रखना।
तो क्या एकदम ही गलत है? बिल्कुल ही गलत है? ऐसा नहीं है। देखो, अभी तुमको बताया कि वहां पे भाई बरौनी रिफाइनरी है, वहां पर हिंदुस्तान उर्वरक लिमिटेड है। दूसरी बात कि भाई थोड़ा सा ग्रामीण जगह पड़ता है तो वहां पर स्टबल बर्निंग अभी भी है। हाँ, उज्ज्वला स्कीम के तहत लोग सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, पर यह भी सच्चाई है कि लोग गोईठा पर भी खाना बनाते हैं। गोईठा फैंसी मीडियम मीन्स काउडंग उपला है ना, जो अमेजन पे खरीदते हो तुम, और हम लोग के लिए मतलब जो गोबर से गोईठा पाथ दिए, दैट इज कॉल्ड एज द गोईठा, तो अभी भी लोग उससे करते हैं। दूसरी बात कि अगर आप इसका लोकेलिटी देखोगे तो यहाँ पर हवा को ट्रैप होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अभी स्टबल बर्निंग का भी सीजन है। जब स्टबल बर्निंग का सीजन है तो जो फसल को लोग जलाते हैं तो वो धुआं वहाँ पे ट्रैप हो जा रहा है उसके ज्योग्राफी के कारण, इसलिए भी वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। 2-3 फैक्ट को याद रखना कि हाँ, बिहार का वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज जगह है क्योंकि यहाँ पे उर्वरक लिमिटेड है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर चूंकि जो उर्वरक लिमिटेड होते हैं, जो भी पावर प्लांट होते हैं वो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। एनटीपीसी का भी वहाँ पे प्लांट है, कैप्टिव पावर प्लांट। तो कोल बेस्ड प्लांट होता है तो यहाँ पर कोल डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, तो इसलिए पोल्यूटेड है। हाँ, बिहार का इंडस्ट्रियलाइज वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज सिटी तो है ही, वहाँ पे एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा है और इसलिए वहाँ पे भी पोल्यूशन ज़्यादा है। दूसरा, उसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे ट्रैप हो जाता है हवा, तो हवा का मूवमेंट कम हो पाता है। अब वो हम लोग जब मेंस पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई स्टबल बर्निंग का भी सीजन है, वहाँ पे खेती होती है, गंगा पे लाई करता है तो खेती जम के होती है, और जब स्टबल बर्निंग होता है तो उसके कारण भी पोल्यूशन हो रहा होगा। तो हमें इस रिपोर्ट को सही मान लेना चाहिए। तो कुछ पॉइंट अगेंस्ट में, कुछ पॉइंट अपने पास फेवर में होगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग धुआं कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।